नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधायकों के साथ संवाद जारी है। सीएम ने आज अजमेर, बीकानेर और जयपुर के विधायकों के साथ संवाद किया और दोपहर से पहले अजमेर संभाग के विधायकों से सीएम शर्मा ने बात की। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर विधायकों से बात की। 29 दिसंबर को सीएम भजनलाल ने जोधपुर और भरतपुर संभाग के विधायकों से संवाद किया था। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री ने कोटा संभाग के विधायकों के साथ संवाद किया। सीएम ने विधायकों से कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू को अपने क्षेत्र में धरातल पर उतारने के लिए जिला कलेक्टर के साथ निरंतर बैठक करें। वहीं अगले बजट को लेकर सीएम अभी से जुट गए हैं। इसके तहत प्रदेश के सभी विधायकों की बैठक लेकर अपनी रणनीति से अवगत करा रहे हैं। जयपुर में सीएम विधायक कार्यक्रम में आज सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों के साथ बैठक की है और उनको जो आगे की रणनीति है उसको लेकर जो मंत्र हैं वो भी विधायकों को दिए हैं। तो कई संभाग के विधायक सीएम के साथ बैठक कर रहे हैं और सीएम ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में डीएम के साथ बैठक करें और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में जो एमओयू हुए हैं उनको लेकर आगे की रणनीति बनाएं। तो सीएम का और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, सीएम ने विधायकों के साथ बैठक की है, संवाद चल रहा है, सीएम विधायक कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या कुछ इसमें आगे की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री का संवाद चल रहा है और तमाम विधायक राजस्थान के हर एक विधायक से मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं ताकि बजट से पहले उनका एक फीडबैक लिया जाए। क्या कुछ इस बजट में जनता के लिए कुछ काम किया जा सकता है और एक साल के अंदर जो सरकार ने काम किए हैं, जो बजट घोषणाएं हुई थी और जो बजट में घोषणाओं के बाद कितना उनको धरातल पर उतारा गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। और ये तीसरा दिन है जब मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। पहले जोधपुर संभाग, उसके बाद उन्होंने देखा कि कोटा संभाग के विधायकों के साथ मुलाकात की और अब जब अजमेर, बीकानेर और जयपुर संभाग के तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री वार्ता कर रहे हैं। अजमेर के विधायकों से वार्ता हो चुकी है जिसमें राइजिंग राजस्थान के अंदर जो एमओयू हुए हैं उन्हें कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं उन मुद्दों को लेकर चर्चा की है। अजमेर के क्योंकि बजट के दौरान इस जिले को काफी कुछ सौगातें मुख्यमंत्री की ओर से दी गई थी, तो मुख्यमंत्री तमाम फीडबैक दे रहे हैं कि आखिरकार कुछ कमियां जो सरकार के अंदर वो दिखाई जाए। हमने देखा कि कल जो राजस्थान सरकार के दो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री गिरिलाल नागर और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर उन्हीं के क्षेत्र के हाड़ौती क्षेत्र के विधायकों ने शिकायत की कि मंत्री उनकी नहीं सुनते हैं, नहीं विधायक के कामकाज उनके होते हैं। इसे लेकर उनकी नाराजगी थी और मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि जब विधायकों की बात जो मंत्री नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता के क्या हाल होंगे। और इसी दौरान हमने देखा कि बजट सत्र जल्दी होने वाला है और उसके बाद ही उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार भी राजस्थान में होगा। तो ये फीडबैक जो है, विधायकों का जो फीडबैक है वो राजस्थान के मंत्रिमंडल पर भी और सरकार के कामकाज को लेकर सरकार के मंत्रियों के भी जो आगे के काम है और उनके पद है उनको निर्धारित करेगा। बिल्कुल कुलदीप, और खबरें आ रही हैं कि जितने भी विधायक हैं उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सीएम भजनलाल उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या उनके कामकाज की भी यहाँ पर समीक्षा की जा रही है? देखिए, समीक्षा का जिस तरीके से आकलन किया गया था, हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दे रखे गए थे। उसके बाद हर एक मंत्री को राजस्थान सरकार ने प्रभार सौंपा था कि वो अब प्रत्येक जिले में जाकर अपने प्रभार से काम करे और फीडबैक ले। अब राजस्थान में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रभार संभाला है, उनके विधायक बनने के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तमाम विधायकों के काम की फीडबैक 2 महीने बाद से देने शुरू हो गए। लेकिन विधायकों को ये लगा कि शायद मुख्यमंत्री से लेकर संगत नहीं है, लेकिन एकाएक जब मुख्यमंत्री बैठक में पहुंचे और जब संवाद किया जा रहा है सभी विधायकों के साथ, एक एक विधानसभा वहाँ पे की जा रही है, उसके बाद उनकी बातें की जा रही है, तो अब जो विधायकों की कामकाज है वो भी लिखी की जा रहे हैं कि क्या क्या काम जो थे उनकी सरकार में विधायकों को दिए गए थे, कितने उनको बजट के दौरान
पैकेज पहुंचाए गए, जिनका जो पुरस्कार है उन लोगों को बीच में करवाया है, और कितने काम अभी तो पाइपलाइन में है, जिसको लेकर सरकार ये कोशिश कर रही है कि क्षेत्र की जनता अपने हाथ में अपने जो भी काम करवाना चाह रही है वो विधायक उसे पूरा करे। लेकिन अब विधायकों की जब स्टार बनाए गए हैं, विधायकों के कामकाज को लेकर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो विधायकों की अब हमने देखा कि कोई कोटा और जब संभाग के विधायकों की बातचीत हो रही थी तो मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी दिखाई थी कि बजट के दौरान इतना बड़ा बजट आपके क्षेत्र को पहुंचाया गया। ठीक है, ठीक कुलदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोटपुतली के बढ़ियाली में ऑपरेशन चेतना जारी है। 165 घंटे से लगातार जारी मासूम चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी भी प्रशासन के हाथ पूरी तरह से खाली हैं और वही कब तक आ जाएगी यह बता पाना प्रशासन के लिए अब भी मुश्किल है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, एसडीएम ब्रजेश कुमार सहित पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद है, जो लगातार मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सहयोग कर रहे हैं। लेकिन परिजनों की आंखें लगातार चेतना को देखने के लिए तरस रही हैं। तो कोटपुतली में चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 8 दिन बीत चुके हैं और अभी तक प्रशासन के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। तो अभी भी एक अधिकारियों को भी चमत्कार की उम्मीद है और जो चेतना के परिजन हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि वो जल्दी ही बोरवेल से बाहर आ जाएगी। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि चेतना को 8 दिन हो चुके हैं और बोरवेल में वो अभी भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सीताराम गुप्ता जुड़ चुके हैं। सीताराम, चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी ताजा अपडेट क्या है? जी पुष्पेंद्र, मैं बताना चाहूंगा चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार आज 8वां दिन है और लगभग 160 घंटे से ऊपर हो गए हैं अभी तक, लेकिन प्रशासन को कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन प्रशासन अभी बातचीत हुई तो वही कह रहा है कि कुछ ही देर में चेतना को बाहर रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल सीताराम, क्योंकि 8 दिन काफी ज्यादा होते हैं और अब तक प्रशासन के हाथ खाली हैं, तो आखिर क्यों प्रशासन की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा? जी पुष्पेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने 170 फीट का जो गड्ढा किया था और उसके बाद में एक एल शेप में जो टनल खोद रहे हैं 8 फीट की, उसमें एक पत्थर जो है वो बाधित बन रहा था, उसके कारण बड़ा समय लग रहा है और प्रशासन इस चीज के लिए बड़ा बाहर से भीलवाड़ा से और खेतड़ी से कुछ माइनर्स को बुलाया और वहां से उपकरण भी मंगाया, उसके द्वारा अब टनल खोदी जा रही है। लगभग अब काम पूरा आने को है। सीताराम, बच्ची के हेल्थ अपडेट को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या डॉक्टर्स किसी तरह का दावा कर रहे हैं? जी पुष्पेंद्र, अभी चिकित्सा टीम यहाँ मौजूद है, पूरे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है, बीसीएमएचओ सीएमएचओ सब यहाँ मौजूद है, लेकिन बच्ची जब बाहर निकलेगी उसके बाद ही बच्ची की स्थिति का बता पाएंगे। हाँ, क्योंकि शुरू में बताया जा रहा था कि कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से उसको देखा जा रहा था, बच्ची पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन अब कोई हलचल नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, अभी कोई हलचल नहीं दिख रही है। मंगलवार शाम देर रात से उसके बाद से कोई हलचल बच्चे की नजर नहीं आ रही है। वो तो जब बाहर उसको निकाला जाएगा रेस्क्यू करके, उसके बाद ही चिकित्सा विभाग कुछ कहने को। सीताराम, जो मौके पर अधिकारी मौजूद हैं उनकी तरफ से क्या कुछ दावा किया जा रहा है? अभी कितना समय और लग सकता है बच्ची तक पहुंचने में? जी पुष्पेंद्र, मैं बताना चाहूंगा अभी अधिकारी इस बारे में कुछ ज्यादा बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो टनल जैसे ही पूरी हो जाएगी उसके बाद ही चेतना को बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 से 2 घंटे में बाहर निकाल लिया जाएगा। चलिए सीताराम, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के जैसलमेर में बीते 3 दिनों से जमीन से निकल रहा पानी का प्रवाह सोमवार की सुबह थम गया, जिसके बाद जिला प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इसकी पुष्टि जिला कलेक्टर ने की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो प्रभावित क्षेत्र में ना जाएं। दरअसल विक्रम सिंह भाटी नाम के शख्स अपने खेत में बोरवेल की खुदाई करवा रहे थे। इसी दौरान अचानक जमीन फट गई और भारी प्रेशर के साथ पानी गैस के साथ बाहर निकलने लगा। वहीं खुदाई कर रही मशीन और ट्रक जमीन में दफन हो गया। पानी की धार 10 फीट तक ऊंची थी। यह नजारा देख आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। किसान के खेत में पानी नदी की तरह
बहने लगा। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया है और ONGC, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों की मदद ली जा रही है। तो फिलहाल जो वहां पर जैसलमेर में जो खबरें जारी हैं, वहां पर अभी जमीन की खुदाई में जो गैस रिसाव हुआ है उसको लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली। तो जैसलमेर में जमीन की खुदाई के बाद वहां पर गैस रिसाव होना शुरू हो गया और 10 फीट ऊंची पानी की लहरें उठने लगी। इसमें ट्रक और खुदाई कर रही JCB मशीन भी दफन हो गई। वहीं DM की तरफ से पुष्टि की गई है कि अब वहां पर जो प्रवाह है वो नियंत्रण में है और लोगों से भी अपील की गई है कि उस क्षेत्र में ना जाएं। तो वहीं वैज्ञानिकों ने भी इस पर पुष्टि की। भरतपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 60वां अधिवेशन मनाया जा रहा है। ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े शामिल हुए। अधिवेशन में 1190 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। अधिवेशन में महाराजा सूरजमल के जीवन को दर्शाती प्रदर्शनी भी खास है। आपने तो कुछ प्रश्न समझा नहीं और आपने को कोई समझ में नहीं आया, प्रोफेसर सिखाते जब, तो उनसे बार बार पूछना। आधा ध्यान में आया तो आधा ही अपने दिमाग में रहता तो भूल जाओगे, लेकिन पूरा एखादा प्रश्न पूरा समझा तो ध्यान में रहता, हमेशा के लिए ध्यान में रहता। इसीलिए विद्यार्थियों ने अपने प्राध्यापकों से, अपने प्रिंसिपल से ये बार बार पूछने का कोशिश करना, डरना नहीं, घबराना नहीं। क्यों? शिक्षा लेना तुम्हारा हक है और सिखाना, पढ़ाना उनका कर्तव्य है। शिक्षा लेना तुम्हारा हक है और पढ़ाना उसका कर्तव्य है। मेरे स्कूल की और कॉलेज की बात देवदत्त जी ने अभी कही, मैं तो नहीं कभी कहता हूं, लेकिन विषय निकला तो मैं मेरे विद्यार्थी को यही बात कहता हूं और शिक्षकों के सामने कहता हूं कि विद्यार्थियों ने बार बार पूछा तो उनको समझने तक समझाओ। उनको जब तक समझता नहीं तब तक समझाओ। और मैं विद्यार्थियों को भी बोलता हूं, ये कोई अपने को फ्री में नहीं समझाते, फ्री में नहीं पढ़ाते। तो ऐसी बात पे आप घबराना नहीं, डट के रहना। और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जो कैसा रहा वो जरा चमकदार होना। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से बनाए गए तीनों संभागों और खत्म करने और 9 जिलों को निरस्त करने के फैसले के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है, क्योंकि गुरुवार 26 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। शनिवार 28 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर सिंह के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक घोषित किया। ऐसे में बुधवार 1 जनवरी तक राजकीय शोक रहेगा। देश भर में झंडे आधे झुके रहेंगे, कोई भी बड़े सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे। कांग्रेस ने भी राजकीय शोक के चलते अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। राजस्थान कांग्रेस ने भजनलाल सरकार की ओर से जिले और संभाग निरस्त करने के निर्णय का विरोध किया, लेकिन 1 जनवरी के बाद आंदोलन का ऐलान किया है। इसके अलावा इस मसले पर कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस वकीलों से सलाह मशवरा कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी दौरे पर रहे। उन्होंने यहां सर्किट हाउस परिसर में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं से बिरला को अवगत कराया। उन्होंने मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देशित किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने
ओम बिरला को बाजारों में विकास कार्यों से जुड़े विषय बताए। बिरला ने आश्वस्त किया कि बूंदी की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा और कार्य योजना बनाकर शहर का समग्र विकास भी करेंगे। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के पास वन्य क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम के लिए वन विभाग द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को चालक सहित पकड़ा है। अधिकारियों ने पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर पकड़ा। इस मामले पर ड्राइवर को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो आया, उस ट्रैक्टर पकड़े हुए थे तो वो अपने रेंज में थे, उसमें चौकी में थे। तो मैंने वो एक बार आएगा, मैं ट्रैक्टर लेके जाऊँगा। ठीक है, मैंने कहा यार ट्रैक्टर ले जाएगा तो हम बैठे हैं रोकने के लिए, तो कैसे ले जाएगा, ऐसे आप लोग आ जाएंगे तो ले जाना। इसके बाद में चले गया, वो दूसरा आया डंडा लेके आया, तो मैं बैठा था साहब। जब श्रीमान डीएफओ साहब के निर्देशानुसार उनके साथ हम लोग बरखेड़ा गांधी सागर की तरफ गए हुए थे। उसी दौरान पीछे से हमारे कर्मचारी कैटल गार्ड श्री महावीर प्रसाद वैष्णव को हमने सुरक्षा के तौर पर वहां तैनात किया था अणुशक्ति नाके पर, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा वहां आकर ट्रैक्टर छीनने की कोशिश की। राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही इन दिनों घना कोहरा भी छाया हुआ है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम हो गई है। अलवर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, सीकर, अजमेर, चूरू, जयपुर और जैसलमेर के साथ कई इलाकों में हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक इस तरह का मौसम रहने वाला है। साथ ही शीतलहर के लिए 12 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसके चलते सर्दी का असर और भी ज्यादा महसूस हो रहा है। सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। फतेहपुर में ठंड का यह सिलसिला आने वाले दिनों तक जारी रहने की संभावना है। जोधपुर में भी नशे का कारोबार बड़ा हो रहा है। इसका पता इस बात से चलता है कि यहां करोड़ों के डोडा चूरा अफीम पकड़े गए हैं। यहां 2 अलग-अलग मामलों में 3 तस्कर पकड़े गए हैं। इसके अलावा तस्करों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक कार से 506 किलो गांजा जब्त किया गया है। बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए स्पेशल साइक्लोनर टीम और एनडीपीसी एक्ट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को धर दबोचा। कार्रवाई हुई ऑपरेशन मनुहार के तहत एक बड़ी सफलता अर्जित करते हुए 75 से 80 लाख रुपए के बराबर माना जा सकता है। कल आसोप थाना क्षेत्र में मोहल्ले में 2 लोग नरेश पुत्र जय किशन निवासी भोपालगढ़ और चीनाराम पुत्र पेमाराम यह भी निवासी भोपालगढ़, यह दोनों इस ट्रक से इस माल को लेकर खबर धरियावद से है, जहां 2 दिन से लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल बच्चा धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लापता हो गया, जिसके बाद बच्चे का शव एक बावड़ी में मिला। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि बच्चे के लापता होने की खबर पर परिजनों के साथ गांव के लोग और पुलिस तलाशी में जुट गए और पुलिस ने बच्चे की तलाशी के लिए 7 टीमों का गठन किया और साथ ही डॉग स्क्वाड को बुलाकर हर संभव प्रयास किया और क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन पुलिस का हर संभव प्रयास विफल रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बीकानेर से है, जहां कड़कड़ाती ठंड में नए साल 2025 का स्वागत करने को तैयार है और इसी के चलते अनेकों प्रोग्राम होने वाले हैं। इसी बीच बीकानेर की पुलिस भी सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने को लेकर जुट गई है। 500 पुलिस की टीमें पूरे बीकानेर में तैनात की जा रही हैं। बीकानेर शहर में एंट्री पॉइंट से अभी सभी जगहों पर पुलिस अपनी चेकिंग बड़े स्तर पर लगातार करेगी और साथ ही साथ होटल रेस्टोरेंट पर भी नए साल के कार्यक्रमों पर नजर रहेगी। बीकानेर के एसपी ने कहा कि नए साल को लेकर हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बीच पूरे शहर में शांति व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। नव वर्ष की तैयारी में है मरुनगरी बीकानेर और बीकानेर जिले में किस तरह से कानून की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था क्या रहनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीकानेर के एसपी काविंदर सिंह। बात करते हैं, सर बताएं। हाँ देखिए, कल नया साल का है और काफ़ी लोग नए साल में बाहर भी निकलते हैं, अलग अलग जगह होटल्स वगैरह में भी जाते हैं।
तो इस सब को ध्यान रखते हुए हमारी जो पुलिस की पूरी तैयारी है, जहाँ जहाँ पे हम लोगों को गश्त बढ़ानी है, कुछ जगह फिक्स पिकेट्स भी लगाने हैं, तो वो सारे जो जगह हमने चिन्हित कर ली है और उसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। अलग अलग जगह पे हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी भूमिका हमने निश्चित की है। लगभग 400 से 500 का पुलिस का जाब्ता हम शहर के अंदर और शहर के चारों तरफ हम डिप्लॉय करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी को भी असुविधा ना हो। कोई भी अगर असामाजिक तत्व कुछ अव्यवस्था करने की कोशिश करेगा, लोग शराब पी के कई बार रात में गाड़ियाँ चलाते हैं, हुड़दंग में जाते हैं, तो इस तरह के लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा जगह जगह वैसे यंत्र भी लगाएंगे आप लोग कि जिसमें शराब की जांच हो पाए? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं या ट्रिपलिंग करते हैं, उनके खिलाफ भी हमारा जो टीमें हैं वो ब्रीथ एनालाइजर वगैरह के साथ में रेडी रहेंगी और उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के 400 से 500, लगभग 400 से 500 पुलिस हम शहर में और शहर के जो भी एंट्रेंसेस हैं वो हम लोग डिप्लॉय करेंगे और हमारे सीनियर अधिकारी भी लेट तक कुछ स्पेशल कुछ चिन्हित किया आपने? देखिए, जितने भी एंट्रीज हैं, चाहे वो हल्दीराम पियाऊ हो, चाहे वो बिनासर नाका हो, चाहे वो मुगल रोड पे हो, या शहर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि ये म्यूजियम तिराहा हो, कर्मीसर फाटा हो, इन मैक्सिमम जगह पे हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। जूनागढ़ फोर्ट है उसके आसपास, क्योंकि काफ़ी लोगों का आवाजाही वहाँ पे रहती है, तो अधिकतम जगह पे हमारी पुलिस की जो उपस्थिति रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर में जो नव वर्ष का जो स्वागत है, तो तमाम पुलिसिंग है जो एक्टिव है और एक्टिव मोड के रहने के साथ 400 से 500 पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात रहेंगे और खासतौर पर जो शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर विशेष रूप से तैनात रहेंगे। तो निश्चित रूप से नव वर्ष का स्वागत विशेष रूप से किया जा रहा है और सुरक्षा का तमाम और कानून व्यवस्था का तमाम तरह से ध्यान। खबर नीमका थाना से है, जहां कड़ाके की ठंड से लोगों के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड भी कम हो गई है। कड़ाके की ठंड का इतना प्रकोप है कि लोगों में ठिठुरन पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह से कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। इस कड़ाके की ठंड से लोग बचने के जतन कर रहे हैं और साथ ही जगह जगह पर लोग इकट्ठा होकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।